नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज फिल्म इंडस्ट्री का सितारा डूब गया। सुपरस्टार धर्मेंद्र नहीं रहे। 89 साल की उम्र में धर्म जी ने जिंदगी को अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र के निधन से पूरे देश में शोक है। धर्मेंद्र का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक युग का खत्म होना है। धर्मेंद्र लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और आज सुबह खबर आई जो कोई नहीं सुनना चाहता था। धर्मेंद्र के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि कर दी। कुछ ही घंटों के बाद मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पर धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हुआ। अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार समेत फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर फिल्म स्टार्स धर्म जी को अंतिम विदाई देने पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी समेत देश के बड़े बड़े नेताओं ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। धर्मेंद्र के निधन को सिर्फ कला जगत के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। धर्मेंद्र का जीवन वाकई में प्रेरणा स्रोत है। कोई शख्स अपनी मेहनत, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी प्रतिभा के दम पर शून्य से शिखर तक कैसे पहुंच सकता है, धर्मेंद्र इसका जीता जागता सबूत है। धर्मेंद्र पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे। पिता शिक्षक थे, माताजी घरेलू महिला थी। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। धर्मेंद्र खुद सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़े, फिर रेलवे में नौकरी करने लगे, लेकिन दिलीप कुमार से प्रभावित थे। दिलीप साहब जैसा बनना चाहते थे, इसलिए मुंबई पहुंच गए, संघर्ष शुरू किया। 1960 में पहला ब्रेक मिला, फिल्म नहीं चली। फिर 1966 में पहली सुपरहिट फिल्म दी और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक साल में 9 हिट फिल्में दी। 65 साल का लंबा और सक्सेसफुल करियर। इस दौरान राजेश खन्ना का क्रेज देखा, अमिताभ बच्चन का सुपर स्टारडम देखा, बाद में खान त्रिमूर्ति आई, लेकिन धर्मेंद्र मजबूती से मैदान में डटे रहे, अपनी एक अलग लकीर खींची। धर्मेंद्र ने 306 फिल्में की, इनमें से 74 सुपरहिट थी। 89 साल के हो गए थे, लेकिन न रुके न थके। अगले ही महीने उनकी फिल्म 21 रिलीज होने वाली है। शोले का 4K वर्जन भी दिसंबर में रिलीज होना है, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और ही सोचा था। आज धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 65 साल के लंबे करियर में धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट लव्ड एक्टर रहे। कभी किसी विवाद में नहीं पड़े। स्क्रीन पर जितने सख्त दिखते थे, असल जिंदगी में उतने ही नरम दिल इंसान थे। हमेशा सबकी मदद करते थे, हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते थे। इसलिए आज धर्मेंद्र के निधन पर सबकी आंखें नम हैं। हर कोई धर्मेंद्र को बेस्ट ह्यूमन बीइंग के रूप में याद कर रहा है। रजत जी ने भी धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताया है। रजत जी ने कहा कि इतने बड़े स्टार होने के बाद भी धर्मेंद्र जी में रत्ती भर अहंकार नहीं था। शालीनता से जिए और शांति से इस दुनिया से गए। धर्मेंद्र जी जैसी आत्माएं कभी नहीं जाती, वो बस प्रकाश बन जाती हैं। धर्म जी ने जिंदगी को कैसे जिया, जिंदगी के प्रति उनका फलसफा क्या था, आज इसे याद करने की जरूरत है। कुछ वक्त पहले धर्मेंद्र आपकी अदालत में आए थे। शो के दौरान उन्होंने अपने जीवन से जुड़े कई ऐसे अनछुए राज खोले। धर्मेंद्र तो गांव से सीधे मुंबई पहुंच गए थे। फिल्म फेयर ने उस वक्त नए चेहरों की तलाश के लिए एक कंपटीशन आयोजित किया था। धर्मेंद्र ने कंपटीशन जीता, लेकिन वादे के मुताबिक कोई फिल्म नहीं मिली। लेकिन धर्मेंद्र के सपनों को पंख जरूर लग गए। धर्मेंद्र ने खूब संघर्ष किया, स्टूडियोज के चक्कर लगाए, काम नहीं मिला। और काम मिलने में मुश्किल क्या थी, यह धर्मेंद्र ने आपकी अदालत में बताया। धर्म जी ने कहा कि मेहनती शरीर था, डील डॉल मजबूत था, इसलिए ज्यादातर डायरेक्टर उन्हें हीरो नहीं बल्कि खिलाड़ी समझते थे। लव इन शिमला के लिए मुझे बुलाया गया, तो मेरे टेस्ट होने के बाद कहने लगे मैं हॉकी प्लेयर नहीं, मुझे हीरो चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा जी, नहीं ना सही। तो इस तरह से कई होता है, चलता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखी। काम मांगना तो कोई बात नहीं, वर्क इज़ वर्शिप फॉर मी, काम को पूजा समझा। लेकिन आपको कभी लगा कि अगर नहीं चले तो क्या करेंगे? हाँ, उसका मैं किस्सा आपको सुनाता हूँ। जब मैं थोड़े पैसे कमाने लगा तो फिएट गाड़ी ली मैंने, कोई 18,000 में। तो मेरा भाई अजीत कहने लगा भाजी वो हैरन ले लेते, वो अच्छी थी, वो खुली गाड़ी में हीरो भी अच्छा लगता है। मैं कहा अजीत
इस इंडस्ट्री का भरोसा नहीं भाई, जाना तो नहीं यहाँ से, अभी बन के जाऊँगा कुछ ना कुछ। अगर वक्त लग गया तो मैं फिएट की टैक्सी बना लूँगा, टैक्सी बना के चलाएंगे, फिर स्ट्रगल करेंगे। तो इस तरह की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से थी। धर्मेंद्र को कारों का बहुत शौक था। अभी उन्होंने फिएट कार की बात की। 1960 में उन्होंने करियर शुरू किया और 4 साल में, मतलब 1964 में उन्होंने इम्पाला गाड़ी खरीद ली। लेकिन फिर भी उन्हें सुकून खाट में ही मिलता था। कुछ साल पहले धर्मेंद्र ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फ़ोटो पोस्ट की जिसमें लिखा था कि यह बहुत पुरानी तस्वीर है, किसी चाहने वाले ने भेजी है। 1964 में इम्पाला कार नसीब हो गई थी, एयर कंडीशन, बड़ी खुली सीट, लेकिन जाट को तो खाट पर ही नींद आती है। धर्मेंद्र ने अपने जीवन में हर चीज़ हासिल की, कामयाबी की बुलंदियों को छुआ, लेकिन अपने जीवन में उन्हें सिर्फ एक फिल्म छोड़ने का अफसोस रहा और वो फिल्म थी जंजीर। आपकी अदालत में धर्मेंद्र ने फिल्म जंजीर की पूरी कहानी बताई और ये भी खुलासा किया कि उन्होंने किस लिए जंजीर फिल्म न करने की, किसने उन्हें कसम दी थी। जंजीर का जो रोल अमिताभ बच्चन को जिसने सुपरस्टार बनाया, वो आपको ऑफर किया गया था? उसका मुझे खुशी भी है लेकिन दुख भी बहुत है। दुख इसलिए कि वो फिल्म मैंने 17,500 में सलीम से ख़रीदी थी, मेरे पास पड़ी रही, और मैंने समाधि फिल्म प्रकाश मेहरा के साथ की थी। उन्होंने इतना ही बस सो एक्साइटेड कि मुझे दे दो कहानी, मैं बनाऊंगा पाजी, ये मुझे दे दो। मैंने कहा एक ही बात है यार, मैं बनाऊं तुम बनाओ, मुझे तो प्रोडक्शन आती भी नहीं थी। तो मैंने उनको कहानी दे दी। तो हमारी एक कज़न सिस्टर हैं जिन्होंने करोदी फिल्म बनाई थी, मिस्टर विवेक, तो उन्होंने कभी अप्रोच की होगी प्रकाश मेहरा को किसी पिक्चर के लिए। प्रकाश मेहरा ने ना कर दी होगी, कोई वजह होगी। तो मेरी बहन ने कुछ ऐसी कसम दी मुझे आकर कि ये करोगे तो ये करोगे तो ये, इस तरह का इमोशनल बंधन में बांध दिया मुझे। और मेरे घर वाले भी कहते मत करो, ये करो। मैं दुखी बहुत हुआ छोड़ के पिक्चर, लेकिन वो पिक्चर छोड़नी पड़ी मुझे इसी वजह से, एक बहन के कहने से छोड़ दी पिक्चर। बहन ने कहा कि प्रकाश मेहरा के साथ पिक्चर नहीं करनी। हाँ मत करो, उसी खुन्नस से कि उन्होंने उसकी पिक्चर नहीं की थी, अदरवाइज ये मेरी फिल्म थी। अब मेरे बाल छोटे छोटे बाल थे और वो रोज़ प्रकाश मेहरा कहता था सर ऐसा सीन लेंगे, ऐसा करेंगे। समाधि उसके साथ की थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी, हिट बनाई थी। वो भी बहुत दुखी है कि मेरे इधर देन ही ट्राइड देव साहब, देन ही ट्राइड राजकुमार, देन ही ट्राइड, देन अल्टीमेटली जिसकी मुकद्दर में होता गया, और वो आज जंजीर के नाम से ही जाने जाते हैं। तो ये होता है इस लाइन में, ये चलता रहता है। धर्मेंद्र और उनके चाहने वालों को एक और चीज की टीस रही, उन्हें लंबे वक्त तक कोई अवार्ड नहीं मिला। धर्मेंद्र ने बंदनी, सत्यकाम, मेरा गांव मेरा देश, हकीकत, यादों की बारात, अनुपमा, शोले, चुपके चुपके, ऐसी न जाने कितनी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उनकी अदाकारी की खूब तारीफ भी हुई, लेकिन पहले अवार्ड के लिए उनको 37 साल इंतजार करना पड़ा। 1997 में जब फिल्म फेयर ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था, तो धर्मेंद्र के दिल में 37 साल से भरा गुबार बाहर आ गया। आपकी अदालत में रजत जी ने भी धर्मेंद्र से पूछा कि आपने इतनी सारी सुपरहिट फिल्में दी, इतनी बढ़िया एक्टिंग की, फिर भी आपको अवार्ड क्यों नहीं मिलते थे। इस सवाल पर धर्म जी ने बहुत साफ गोई से जवाब दिया, कहा कि वो एक्टिंग कर सकते हैं, वही कर रहे हैं, अवार्ड पाने के लिए जो करना पड़ता है वो उन्हें आता नहीं। अवार्ड देने में या लेने में कोताही हो गई। आप अवार्ड लेने आने चाहिए साहब। मैंने देखा, बाद में देखा, पहले मुझे लगता था यार ये ट्रॉफी लेते हैं, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, मैं भी खिंचवाऊँगा। फिर मैंने देखा ये तो कुछ मामला अंदर ही अंदर से पकता है, खिचड़ी पकती है तो ले जाते हैं। तो वो खिचड़ी पकानी मुझे आती नहीं और ना आएगी कभी। तो अवार्ड, ये अवार्ड के कम ही इधर बैठे हैं। इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा? लव देम, यही है। कहते हैं शेर अपने उनका ही है कि आवाज़ खल्क नक्कारा खुदा होती है। तो इनकी आवाज़ सुनता है वो, और इसलिए मैंने एक लाइन जोड़ दी और अपनी, क्योंकि लिखने का शौक़ है
कि आवाज़ खल्क अगर नकारा खुदा होती है तो खिदमत खल्क भी इबादत खुदा होती है। उनकी खिदमत करो, मैं अपनी एक्टिंग के ज़रिए खिदमत कर रहा हूँ, तो ये मेरी आवाज़ पहुँचा देते हैं कि यार हमारे धर्मेंद्र का ख्याल रखना भगवान, ओ ऊपर वाले तो कहते होंगे। धर्मेंद्र शर्मीले इंसान थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मी पर्दे पर शर्टलेस पोज देने का ट्रेंड धर्मेंद्र ने ही सेट किया। 1966 में रिलीज हुई फिल्म फूल और पत्थर में धर्मेंद्र ने शर्ट उतारी। फूल और पत्थर के बाद उन्होंने कई और फिल्मों में भी शर्टलेस ट्रेंड जारी रखा। अब जो आप तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 1986 की है, 51 साल की उम्र में, लेकिन उनकी बॉडी देखिए बिल्कुल फिट। शेरा नाम की ये फिल्म बन तो नहीं पाई, लेकिन धर्मेंद्र का जलवा बरकरार रहा। सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे स्टार्स फिटनेस के मामले में धर्मेंद्र को अपना गुरु मानते हैं। आपकी अदालत में धर्मेंद्र ने बताया कि उन्हें इतनी नेचुरल फिट बॉडी कैसे मिली। शर्ट उतारने वाले पहले एक्टर थे आप? ये उसका वरदान और माँ बाप का एहसान हो, उन्होंने जो दिया शरीर। बाकी मैं मेहनती था, खेतों में काम करना, साइकिल चलाना, 50 मील आना जाना, बहुत उससे क्या थाइज मेरे स्ट्रॉन्ग हो गए थे। तो एक दफ़ा मुझे सलमान ने कहा, पाजी ऐसे थाइज कैसे बनेंगे? मैंने कहा ये तो बन गए बेटे, अब तो ये ऐसे कोई शायद नहीं बनेंगे। धर्मवीर में मैंने किया था तो उसमें वो ड्रेस कुछ ऐसी थी। तो ये सब बचपन में ज़िंदगी गुजरी है। एक हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, कुछ नहीं होता, सब गरीब ही होते हैं। तो मैं यहाँ के गुर्बत नाम की नंगी तलवार पर चलकर मेरी ज़िंदगी ने तवाज़ुन सीखा है। वक्त के ये नौकीले पत्थर अब क्या डराएंगे मुझे। 1986 में धर्मेंद्र की फिल्म शेरा तो फ्लोर पर नहीं आई, लेकिन अगला साल यानी 1987 धर्मेंद्र के करियर का यादगार साल साबित हुआ। अपने करियर के 27वें साल में धर्मेंद्र ने 8 हिट फिल्में दी। एक साल में 8 हिट फिल्में। आजकल के एक्टर 2-3 साल में एक फिल्म बनाते हैं। धर्मेंद्र ने 52 साल की उम्र में एक ही साल में 8 हिट फिल्में देकर एक रिकॉर्ड बनाया। उनकी हुकूमत उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जिन्होंने बाद में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल को भी उनके करियर की सबसे हिट फिल्म दी, गदर। और बाद में अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र और उनके दोनों बेटों सनी और बॉबी देओल के साथ भी एक फिल्म बनाई, अपने, वो भी हिट रही। अनिल शर्मा ने कहा कि कुछ वक्त पहले जब वो धर्मेंद्र से मिले तो उन्होंने अपने फिल्म का सीक्वल बनाने को कहा, लेकिन धर्म जी का ये सपना उनके बगैर अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मैं गया था और धर्म जी मुझे मिले अपने हॉल में और मैंने पाँव छुए उनके और गले लिपटा लिया उन्होंने। आ भाई आ, मुझे छोटू कहते थे, आ भाई छोटू क्या हाल है तेरा, बढ़िया। मैंने कहा सर बहुत अच्छा हूँ। और क्या चल रहा है अपनी की स्क्रिप्ट का? मैंने कहा सर काम चल रहा है। बोले यार अच्छा रोल लिख मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा काम करना है। क्या है ये महबूबा है मेरी कैमरा, रोज बुलाती है, मैं इसके पास जाना चाहता हूँ, एक बढ़िया रोल कर। मैंने कहा सर सुनाता हूँ सर। ये पिछले कुछ दिनों उनको सुनाया था तो बहुत उसमें आंसू आंसू आए थे उनके। तो बस वो लम्हा मैं भूलते ही नहीं हूँ। फिर बहुत सारी शेर शायरिया, हंसी मजाक, हुकूमत के किस्से, इसके किस्से उसके किस्से होते रहे। और किसको पता था कि वो मुलाकात आखिरी होगी? किसको पता था? एक दुख रह गया कि काश समय रहते। इसीलिए आज जीवन में एक चीज समय रहते समय काम को कर लेना चाहिए। काश मतलब ये हो पाता तो बहुत अच्छा होता। धर्मेंद्र ने फिल्मों में एक्शन किया, रोमांस किया, कॉमेडी की, ट्रेजेडी के रोल्स किए और हर रोल परफेक्शन के साथ किया। एक कमी थी बस, धर्म जी को डांस नहीं आता था। आपकी अदालत में धर्म जी ने बताया कि उन्हें डायरेक्टर्स ने डांस क्लासेस में भी भेजा, क्लासेस की फीस भी उन्होंने भरी, लेकिन वो डांस सीख नहीं पाए। इसलिए हार थक कर डायरेक्टर्स ने उन्हें फ्री स्टाइल डांस करने की परमिशन दे दी। हमारे वक्त में तो नाचने को कहते थे, यार ये नाचना नचार बन गया क्या, मर्द तो नचाते हैं नाचते नहीं।
तो इसलिए सीखा नहीं डांस। फिर भी मुझे एक दफ़ा मेरे जो पहला दिल भी तेरा हम भी तेरे के डायरेक्टर था अर्जुन गोरानी, मेरा अच्छा यार था। उसके पास 10 रुपये होते थे तो मुझे 5 दे देता, अब इतना दोस्त था। खैर उसने मुझे डांस सिखाने के लिए भेजा, स्टैंड सिनेमा के पास स्कूल था कि डांस सीखो, तो सिंधी हैं ना, डांस सीखना पड़ेगा, थोड़ा सुनता भी कम थे। तो हाँ मैं सीखूँगा जाओ। तो वहाँ फॉक्सट्रॉट शुरू हुआ ना, 1 2 3 4 लड़की थी, तब मैं बहुत शर्मीला था, अभी हूँ ऐसा। तो करके मैं यार क्या इनके साथ 1 2 3 4 करता रहूँगा। नीचे समोसे थे, चाय की दुकान थी, पी के तो अपना आ जाता था करके। तो 31st नाइट आई तो उन्होंने बुलाया मुझे CCA क्लब में कि मैंने कहा मेरे पास सूट नहीं यार। मैं कहता वो फिल्म वाला पहन लो, एक वाइट कलर का अच्छा सूट था, पहना। मेरी नॉट खुल गई चर्च गेट स्टेशन पे, तो मैं किसी को पूछ रहा हूँ यार मेरी नॉट बांध दो। उससे नॉट ठीक करवाई, क्लब वहाँ पहुँचे तो अर्जुन कहता करेगा डांस? मैं हाँ करूँगा, क्यों नहीं। तो खिम्मा उनकी सिस्टर थी कि जाओ खिम्मा इसके साथ डांस करो, जाओ देखो कैसा करता है, आओ। तो मैं गया तो मेरे पैर खिम्मा के ऊपर, खिम्मा गई कि ठग। मैंने उसे कहा भाई को मत बताना। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं बताऊंगी। इस तरह फिर निकल गया, लेकिन मैं रिदम को किसी न किसी पकड़ लेता था। मैं अपने ढंग से नाचता हूँ, लेकिन जो स्टेप मैं खुद कर जाता हूँ, अगर मुझे डायरेक्टर कहे कि इसको फिर से कर लो तो वो रिपीट नहीं हो सकता। वो एक दफ़ा हो गया, आप दूसरा अभी नया बनाएंगे, ये तो नहीं होगा। धर्मेंद्र जी ने 65 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए, अलग अलग स्टाइल की फिल्मों में काम किया, हर पीढ़ी के लोगों पर छाप छोड़ी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र उनकी पीढ़ी के युवाओं के फेवरेट हुआ करते थे। उन्होंने धर्मेंद्र की ज़्यादातर फिल्में देखी हैं। धर्मेंद्र सांसद के तौर पर लोकसभा में आए तो उनके व्यवहार से बहुत कुछ सीखा। आजकल के नेताओं को धर्मेंद्र जैसे व्यक्तित्व से सीख लेनी चाहिए। सिर्फ देश के कला जगत की क्षति नहीं है, यह पूरे देश के लिए। सबसे पहले हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें। हमारी पीढ़ी जब बड़ी हो रही थी तब तक वो स्थापित हीरो थे। उनकी फिल्में देखने के लिए हमारी पीढ़ी के लोग, वह फिल्म में किस तरह बोलते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, उनका स्टाइल क्या है, इसका लोग अनुकरण करते थे। मुझे याद है 1961 में उनकी फिल्म शायद बॉयफ्रेंड आई थी। तब से लेकर और अंत तक वह देश में छाए रहे हम सबके मन और मस्तिष्क पर। मैं आज भी, मैं आपको कहूं कि 2-4 दिन पहले भी जब मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट चीज़ें जीवन में जाननी चाहिए तो चुपके उनकी फिल्म देखता हूं। ओम प्रकाश और धर्मेंद्र जी की बातचीत और वो अभिनय प्रतिभा के धनी, हकीकत। और मैं आपको बताऊं, सत्यकाम अद्भुत यादगार फिल्म, शोले अभिनय अगर देखना हो तो प्रतिभा आप मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते जिस तरह से वो लोकप्रिय हुई। और आज मैं याद कर रहा हूँ उसी भावना के तहत उन्हें। पर वह सांसद भी रहे। एक सांसद के रूप में इतने बड़े स्थापित हीरो, स्टारडम के धनी, उनका सादगीपूर्ण आत्मीयता, संयम और मर्यादित आचरण वह यादगार है। उससे हम सब सांसदों को सीखना चाहिए, खासतौर से आज की तारीख में। धर्मेंद्र जमीन से जुड़े रहे, हमेशा अपने परिवार से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। सनी देओल और बॉबी देओल के लिए खुद फिल्में बनाई। धर्मेंद्र कहते थे कि हर पिता की तरह उनका सपना भी है कि उनका बेटा उनसे बड़ी कामयाबी हासिल करे, उनसे बड़ा मुकाम बनाए। जब धर्मेंद्र आपकी अदालत में आए तो सनी देओल उनके साथ थे। जब धर्मेंद्र ने बेटों के लिए अपने जज्बात का इजहार किया तो सनी देओल की आंखें भर आईं। और जब भी कुछ होता है तो अपने आप आंसू आ जाते हैं। तो आंसू किसके पहले आते हैं, आपके या धर्म जी के? बेटा हूँ, छोटा हूँ तो ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर मैं हमेशा कहता हूँ कि आदमी जो भी है वो अपने पेरेंट्स की वजह से है।
मैं तो धर्म जी आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने इनसे बहुत सारी बातें की थी आपके बारे में। जी आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास सनी जैसा बेटा है। और हर बाप यही चाहता है कि उसका बेटा उसके ऊपर जाए, उससे ऊंचा मकाम हासिल हो। ये एक रिश्ता है बाप का जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो जाए। और तो मुझे यकीन है मेरे बच्चे मेरा नाम रखेंगे, रोशन रखेंगे। धर्म जी का शरीर चला गया, उनका काम तो हमेशा रहेगा। उनकी बातें, उनकी शायरी, उनका दोस्ताना अंदाज, दूसरों की मदद करने का जज्बा, अपने गांव, अपने देश की मिट्टी के प्रति उनका प्रेम हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। धर्मेंद्र जैसे कलाकार कभी मरते नहीं, वो करोड़ों दिलों में हमेशा हमेशा जिंदा रहते हैं। धर्म जी को इंडिया टीवी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। अब कुछ और बड़ी खबरें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान के अंदर टीटीपी मतलब तहरीक तालिबान के हमले तेज होते जा रहे हैं। आज टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर पर एक बड़ा आत्मघाती हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान की सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स फेडरल कॉन्स्टेबलरी के 3 जवान मारे गए, 11 लोग जख्मी हो गए। टीटीपी ने यह हमला पेशावर में एफसी के मुख्यालय पर किया। आज सुबह करीब 8 बजे एक सुसाइड बॉम्बर चादर ओढ़कर फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर के गेट पर पहुंचा और उसने खुद को बम से उड़ा लिया। बम धमाके के बाद अफरा तफरी जो मची उसका फायदा उठाकर टीटीपी के 2 और आतंकवादी एफसी के हेडक्वार्टर में घुसने में कामयाब हो गए और फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज का दावा है कि जवानों ने दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी के हेडक्वार्टर पाकिस्तानी सेना के ठिकाने के बहुत करीब है। आतंकियों का इरादा सुसाइड बॉम्बिंग की अफरा तफरी में कैंट एरिया के अंदर घुसना था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। चूंकि एफसी का हेडक्वार्टर पेशावर के बेहद भीड़ भाड़ वाले सदर एरिया में है, इसलिए बम धमाके और गोलाबारी की वजह से आसपास से गुजर रहे कई लोग भी जख्मी हो गए। एफसी हेडक्वार्टर पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी के जमातुल अहरार गुट ने ली है। वहीं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी समेत तमाम लोगों ने इस आत्मघाती हमले की कड़ी निंदा की। फेडरल कॉन्स्टेबलरी के मारे गए जवानों की नमाज जनाजा में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी शामिल हुए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान एकजुट है और ऐसे हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि केपीके के मुख्यमंत्री ने यह माना कि उनकी पुलिस के पास दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। भाई अफसोसनाक है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और दहशतगर्दों का पहले भी जो है यही इरादा था कि खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान का अमन खराब किया जाए और अभी भी वही इरादा है। इससे इधर उधर कुछ है ही नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारा अमन ख़राब करेंगे, जो पाकिस्तान का अमन ख़राब करेंगे, वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन हैं और हम किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। और यहाँ पर जो हमारे शहदा हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जो हमारे ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारे इरादे और हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। हम इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करते रहेंगे। हमारी पुलिस के पास जो हमारी सूबाई हुकूमत उनके लिए जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो ऑर्डर कर चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी आ चुकी हैं और हम अपनी पुलिस की मज़ीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं अपनी पुलिस को जितना चाहता हूँ वो हर किस्म के अफाद के लिए तैयार हैं और उसका मुकाबला कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला वो इस दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पेशावर में अटैक तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया, लेकिन देर सवेर पाकिस्तान इसमें भारत का नाम ज़रूर लेगा। अब पाकिस्तान ये दावा करेगा कि अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार भारत के इशारे पर चल रही है, इसलिए पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर टेंशन जारी रखने के लिए ऐसे हमले करवाए जा रहे हैं।
क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने जो बोया है वो वही काट रहा है। इसलिए वो भारत पर कितने भी इल्जाम लगाए कोई यकीन नहीं करता। अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम तेजी से चल रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 20 दिनों में बंगाल में 7 करोड़ 64 लाख से ज्यादा वोटर्स को SIR के फॉर्म दिए जा चुके हैं। मतलब पश्चिम बंगाल के कुल 99.75% वोटर्स के पास फॉर्म पहुंच चुके हैं और इनमें से करीब आधे 3 करोड़ 77 लाख वोटर्स ने अपने फॉर्म भरकर ऑनलाइन अपलोड भी करा दिए हैं। लेकिन बंगाल में SIR का विरोध अब भी जमकर हो रहा है। आज सैकड़ों बूथ लेवल ऑफिसर्स ने कोलकाता में SIR के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इन BLOs का आरोप है कि SIR की वजह से उनके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा है। 3 BLOs आत्महत्या कर चुके हैं। क्योंकि प्राइमरी टीचर्स की ड्यूटी भी BLO के तौर पर लगी है, इसलिए प्रोटेस्ट में शामिल कई लोगों ने कहा कि वो SIR के काम में लगे, इसलिए स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। कोलकाता में BLOs ने कॉलेज स्क्वायर से लेकर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर तक प्रोटेस्ट मार्च किया। इसके बाद वो CEO के दफ्तर में ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी BLOs का कहना था कि चुनाव आयोग ने बिना किसी तैयारी के प्रोसेस शुरू कर दी। कई जगह ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, कहीं इंटरनेट नहीं चलता। ऐसे में टाइमलाइन के अंदर काम पूरा करने का उन पर बहुत दबाव है। BLOs के इस प्रेशर के हवाले से ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने भी SIR की प्रोसेस पर निशाना साधा था। चुनाव आयोग को BLOs की मौत का जिम्मेदार बताया था। आज बीजेपी ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी को जवाब दिया। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि SIR पर सवाल उठा रही ममता बनर्जी और राहुल गांधी को बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर देखना चाहिए। वहां की तस्वीरें देखने पर पता चल जाएगा कि देश को SIR की जरूरत क्यों है। 2005-6 में उस समय असम के गवर्नर ने एक जगह पर यह बोला था कि तकरीबन 5000 लोग प्रतिदिन आते हैं। एक वो दौर था और आज सब मीडिया में देख रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ जाने वालों की कतार लगी हुई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक बूथ लेवल एजेंट जमीरुल इस्लाम मुल्ला पर यह आरोप लगता है कि वो सीधे बूथ लेवल अधिकारी को फोन पर धमका रहे हैं। हम देश के सामने यह पूछना चाहते हैं कि यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। यह परिस्थिति क्या इसलिए नहीं उत्पन्न हो रही है कि यदि केंद्र में स्वयं नेता प्रतिपक्ष सीधे इस चुनावी मतदाता सूची के संशोधन पर अनर्गल निराधार आरोप लगाएंगे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसके ऊपर निराधार आरोप तो छोड़िए परोक्ष रूप से भड़काने वाले बयान देंगी। इस ढंग की बात कहना यह साफ दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्था चुनाव को पारदर्शी रूप से होने देने के प्रयास में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो यह इंडी गठबंधन के दल है। बांग्लादेश बॉर्डर पर ग्राउंड रियलिटी क्या है यह भी आपको दिखाता हूं। SIR के डर से हजारों बांग्लादेशी घुसपैठी अब वापस जाना चाहते हैं। नॉर्थ 24 परगना जिले में हाकिमपुर आउटपोस्ट पर हजारों बांग्लादेशी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। हमारे संवाददाता ओंकार सरकार ने बताया कि बांग्लादेश का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जिसके लोग घुसपैठ करके भारत में न आए हों। हाकिमपुर पोस्ट पर जो घुसपैठिए पहुंचे हैं उनमें से कोई बांग्लादेश के खुलना से आया है, कोई राजशाही से, कोई जैसोर से, तो कोई मेमन सिंह से। और ये लोग कई कई साल से पूरे परिवार के साथ बड़े आराम से बंगाल के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। कुछ बांग्लादेशियों ने तो अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड तक बनवा लिए। कुछ ऐसे भी मिले जो कई सालों से सरकारी राशन ले रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उनका को अबुल हाशिम नाम का एक बांग्लादेशी मिला। उसने अपना और अपने परिवार के आधार कार्ड और पैन कार्ड सब बनवा लिए थे। वोटर कार्ड बनवाने की भी कोशिश की थी, लेकिन दलाल ने ज़्यादा पैसे मांग लिए, उसके पास थे नहीं। बस इस वजह से उसका वोटर कार्ड नहीं बना। अब SIR शुरू हो गया। अबुल हाशिम को पकड़े जाने का डर लगा, तो इसलिए उसने पूरे परिवार के साथ वापस बांग्लादेश जाने में ही भलाई समझी। अबुल हसीम वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप कब आए थे भारत में? भारत आছি 5-6 বছর আগে। 5-6 বছর তার আরো বেশি হতে পারে। আরো বেশি হতে পারে। কে কে এসেছিল সঙ্গে? আমার ফ্যামিলি সব। কতজন ফ্যামিলিতে? আমার ফ্যামিলিতে যে সময় আইছিল ওই সময় 2-3 জন, 2 জন ছিলাম। ছেলে ছিল 3 জন ছিলাম। अच्छा, आपके पास आधार कार्ड है ना? हाँ हाँ।
पैन कार्ड হয়েছে। तो ये आधार कार्ड पैन कार्ड कैसे बना, কি রকম করে বানালেন? ও সরকার অর্ডার করলো সেই সময় যে প্যান কার্ড করো, আধার কার্ড করো, তা ওই আমার আধার কার্ডটা ফার্স্ট চান্সে করা, ওপর থেকে অফিসার আসতে গ্রাম স্কুলে সেই স্কুল থেকে করেছিলাম। স্কুল में जाके करवाए थे, किसी कैंप में जाके? আর বলছি ভোটার কার্ড আছে? না না, আমার ভোটার কার্ড হয়নি। কেন? আমি একবার চেষ্টা করলাম কিন্তু হয়নি। আর আপনার পয়সা চাইছিল মেলা, এই জন্য আমি আর করিনি। গরিব মানুষ কোথায় পাবো পয়সা? মানে ভোটার कार्ड बनाने के लिए आपके पास पैसा मांगा गया था, कितना पैसा मांगा गया था? वो 15,000 16,000 এরকম চাইছিল। 15-16 हजार रुपये मांगा गया था वोटर कार्ड बनाने के लिए। तो कौन मांगा था ये? वो গ্রামে মক্কেলটা আছে, এরাই কয়। कौन सा? ও কাশীপুর গ্রাম। चाचा का नाम है अबुल हुसैन। पिछले 4-5 साल से ज्यादा समय से वो भांगड़ में रहते थे, यानी कि साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। और उनके पास वो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो बनवाने की कोशिश किए थे, वो डॉक्यूमेंट बने भी थे, ऐसे ही उनका कहना है। बंगाल से बड़ी तादाद में बांग्लादेश के नागरिकों की वापसी की खबरें सुनकर आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी बॉर्डर के हालात का जायजा लिया। बॉर्डर आउटपोस्ट पर राज्यपाल आनंद बोस ने बीएसएफ के बड़े अफसरों के साथ मीटिंग की और सीमा पर आवाजाही पर कड़ी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। बीएसएफ के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद सीवी आनंद बोस ने कहा कि जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं उन्हें हाकिमपुर की तस्वीरें जाकर देखना चाहिए, समझना चाहिए कि देश के लिए एसआईआर क्यों जरूरी है। As a governor, it's my duty to see that I'm with the people when they need me. In a crisis, I do not want to run away. In a crisis, in a confusion, I want to be with the people, clarify to themselves, and also give a strong message that the governor is there, not as an onlooker or a weathercock. The governor is there to take action. No illegal migrants will be tolerated in India. We have our own rules and regulations. We have the border security force to check it. We'll certainly see that Indians live in India and also those who are allowed to be here. Illegal immigration is resented and will be strongly resented, and the BSF is strong enough to guard our borders. India is strong enough to unearth any fake identity card or any fake attempt to enter into our territory and live here without valid permit from this nation. यूपी में भी एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब तक 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा वोटर्स के एसआईआर फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन हो चुका है। चित्रकूट, औरैया, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत कई जिलों में 25 से 30% तक डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर को लेकर विपक्ष के नेता लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अफवाह फैलाई जा रही है कि एसआईआर के जरिए खासतौर से मुसलमान वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं और जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है उन्हें देश से बाहर किया जा सकता है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि यूपी के तमाम मुसलमान इलाकों में बड़ी संख्या में लोग बीएलओस के पास जाकर खुद फॉर्म भर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बीएलओ भी पूरी शिद्दत के साथ काम में लगे हैं। आज इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की टीम ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर एसआईआर की इस प्रक्रिया का जायजा लिया। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बताया कि मेरठ में 40% वोटर्स का डेटा डिजिटाइज किया जा चुका है। मनीष प्रसाद जब मेरठ के तारापुरी इलाके में पहुंचे तो वहां एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए भीड़ लगी हुई थी। थोड़ा क्योस था, लोगों को इस बात का डर था कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से कट ना जाए। कुछ लोगों ने शिकायत की कि बीएलओ ने फॉर्म नहीं पहुंचाया, कुछ को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी, किसी को वोटर का नाम ना कटे इसलिए स्थानीय लोगों ने यहां पर जनसेवा केंद्र खोल दिए। अब ऐसा ही एक सेंटर चला रहे मोहम्मद इमरान ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में बहुत सारी खामियां हैं। लोग खुद ही अपना फॉर्म लेकर आ रहे हैं, उसे भर रहे हैं। अगर कोई गलती हो जा रही है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है, बीएलओ उसे सुधार नहीं रहे हैं। बीएलओ का सिर्फ वो एक जगह आके बैठे हुए हैं, ना ही उन्होंने किसी के घर पर फॉर्म पहुंचाए हैं। पब्लिक अपने हाथों खुद लेने आ रही है, ढूंढ रही है। बीएलओ किसी की कोई मदद नहीं कर रहे, फॉर्म नहीं फिल कर रहे उनका, बस फॉर्म दे दिया। अगर वो फॉर्म गलत हो गया है तो उसे कह रहे कि ओरिजिनल लेकर आओ, ना तो खुद भर रहे और जो गलत हो रहा है ना ही उसे सही करने की उनकी कोई हेल्प कर रहे। उन्होंने व्हाइटनर लगा दिया तो फॉर्म वापस भेज रहे। अब वो बंदा फोटो कॉपी करा के लेके जा रहा है तो उससे वो रिसीव नहीं कर रहे, परेशान कर रहे हैं। हमें ये पता लगा था कि वो फॉर्म देंगे, घर घर जाएंगे,
जिनकी वोट है उनको वेरीफाई करेंगे और जिनकी नहीं बनी उनकी वोट बनाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा, वो किसी के घर पे जाके नहीं दे रहे, खुद ला रहे, खुद भर रहे, धक्के खा रहे, खुद देखा रहे। एक दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है, अगर किसी के माँ बाप का, दादा दादी का पुराना पहचान पत्र है, कोई सिस्टम में ऐसी जगह नहीं है, उसे डाल के सर्च मार ले 2003 में इनकी वहां पर लिस्ट है, वो धक्के खा रहे, उन्हें कुछ नहीं पता लगा। बस नया वाला रिकॉर्ड निकल के आता। हम अगर पहचान पत्र का TSF नंबर डालते हैं, मतलब उसका EPIC नंबर, तो नया रिकॉर्ड निकल के आता है। पुराने देखने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया इन्होंने। जगह जा चुकी इन्हें लेके, कोई इन्हें ये नहीं बताने को तैयार कि इनके ये फॉर्म कहाँ मिलेंगे। जो फोटो वाले फॉर्म है, SI वाले फॉर्म कोई ना बता नहीं पा रहा। बताओ मत देखो, अब ये हम लोग बताएंगे, जबकि काम BLO का है। ये करोड़ों लोगों का वेरिफिकेशन होना है, ये कोई आसान काम नहीं है। कुछ ना कुछ खामियां रह जाएंगी और ये बात लोग भी समझते हैं। अपना फॉर्म जमा कराने आए लोगों ने कहा कि ये तो एक दिन की परेशानी है, बड़ी बात यह है कि SIR की प्रक्रिया पूरी होने से वोटर लिस्ट शुद्ध हो जाएगी। चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल ठीक है, और किसी भी घुसपैठिए को भारत में वोट देने का अधिकार क्यों होना चाहिए। जो जगह जगह वोट हैं, और अब जो यहाँ रह रहे हैं वो एक ही जगह वोट रहेगी, ना कि 2-3 जगह रहेंगी, यहीं वोट रहेगी, क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं। दूसरी जगह के वोट भी कट चुके हैं, कुछ कट चुके हैं और कुछ अब कट जाएंगे। SIR के वैसे फायदे तो हैं, जो काफी वोट इधर से उधर हो रही हैं, उनसे लोगों को फायदा होगा। एक जगह होगी, ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, डालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो करेक्शन मतलब जगह चेंज हुई है, उसके लिए भी उनके लिए बहुत फायदा होगा। इधर से उधर आए हुए लोगों के लिए भी परेशानी दूर हो जाएगी। देखो फायदे इसमें तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि वोट इधर इधर से होने से ये बच जाएगी, एक जगह होगी। नुकसान ये है कि दादा परदादा के प्रूफ मांगे जा रहे हैं, जो 40 साल 45 साल पुराने प्रूफ थे, वो कहाँ से इकट्ठे करेंगे, जो कि वो है नहीं, अब दुनिया में नहीं है। सर मुझे दिक्कत तो हुई, मगर मैंने कर दिया, सब प्रूफ अपना जमा कर दिया है। आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि हम जो परेशानी अब हम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को नहीं होने की। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ये जो मोदी भाई ने करा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम है ये। जो हमारे देश का है वो हमारे देश में रहेगा, जो हमारे देश का नहीं है वो देश के बाहर जा। हाँ सर, फायदा तो है कि आगे चल के जो है ना, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी के पास जो प्रॉपर रहेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुश्किल जो हो रही हैं वो आगे नहीं होंगी। हालांकि BLOs का काम भी आसान नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में तो है, लेकिन उनके पते नहीं मिल रहे। इसलिए BLOs को फॉर्म बांटने और उसे जमा करवाने में दिक्कत आ रही है। इसलिए स्थानीय BLO ने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने मस्जिद के सामने ही कुर्सी डाल ली और सारे फॉर्म्स के साथ वहीं बैठ गए, और उसके बाद मस्जिद से लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करवाई कि जिन्हें SIR का फॉर्म नहीं मिला है वो मस्जिद के सामने आएं और आकर के ले लें। वह ऐलान ये है, जिस हजरात के फार्म भर चुके हो वो मस्जिद के सामने आकर जमा कर दें। एक बार फिर सुने, जिस हजरात के फार्म भर चुके हो। अब इसका असर यह है कि मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। BLO अवनीश ने बताया कि चुनाव आयोग की कोशिश है कि किसी वैलिड वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए, इसीलिए उन्होंने अनाउंसमेंट करवाई ताकि लोग उनके पास खुद आ जाएं और वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाए। मिठाइयाँ तो सर यहाँ पे बहुत सारी हैं, जैसे यहाँ पे मकान नंबर नहीं पड़े हुए हैं। ये जो बस्ती है सन 2003 के बाद की बस्ती है, नई बसापुत हुई है। सबके सुबह के टाइम घर घर जाए जा रहे हैं, शाम के टाइम भी घर घर जाते हैं, और जो घर पे नहीं मिल पाते तो हम एक जगह बैठ जाते हैं। जो एक लैंडमार्क है, आपकी जो मस्जिद दिखाई दे रही है ये वो सामने, यहीं बैठ के अनाउंसमेंट करा देते हैं। जो बचे हुए फार्म है हम यहाँ पे बैठ के इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ से भी अनाउंस करवा रहे हैं आप, ताकि लोग जो आसपास के एरिया के सब आए यहाँ पर? और हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यहाँ से अब एक अफवाह फैला दी गई कि SIR के जरिए बिहार में मुस्लिम वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं और ये काम उत्तर प्रदेश में होगा, इसलिए ज़्यादा सावधान रहिए। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में इस किस्म की अफवाहों का असर हो जाता है। मुजफ्फरनगर में करीब 42% मुस्लिम आबादी है। यहाँ वोटर्स की मदद के लिए मुजफ्फरनगर की मुसलमान बस्तियों में जमीयत उलमाए हिंद ने कैंप लगाए हुए हैं। 2003 के SIR का डेटा मुसलमान परिवारों को दिया जा रहा है। इसी कैंप में बैठे जमीयत के नेता मोहम्मद शिबली ने कहा कि SIR की प्रक्रिया से लोगों को परेशानी हो रही है, और ख़ास तौर से उन महिलाओं को जो किसी दूसरे शहर की रहने वाली हैं, लेकिन उनकी शादी यहाँ पर हो गई है।
मोहम्मद शिबली ने कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर की प्रोसेस में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसकी समय सीमा ज्यादा रखी जानी चाहिए थी। यहाँ जो है हमने तकरीबन 8-9 दिन हो गए कैंप लगाए हुए, और ये जो फार्म आ रहे हैं, बहुत से फार्म भर रहे थे लेकिन बेचारों को पता नहीं था, गलत भर रहे थे। इसलिए जमीयत उलमा हिंद का मशवरा हुआ और जगह जगह जो है कैंप लगाए गए जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, कि ताकि हम जो है इनकी मदद कर सकें। फार्म जो है इनका आसान हो जाए भरना। कुछ को पता नहीं है क्या भरना। दूसरी बात है कि BLO जो है वो घर घर नहीं जा रहे, और फिर बॉसों को एक फार्म दे रहे, 2 फार्म देने, 1 फार्म दे रहे बॉसों को, यानी पूरन दे रहे। जब मान लिया 1 फार्म देंगे और 1 फार्म ने भर के उन्हें दे दिया, तो दूसरा फार्म का क्या होगा फिर। लेकिन लखनऊ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। सब कुछ बड़े सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा है। इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल प्रताप सिंह पुराने लखनऊ के वजीरगंज और हैदरगंज इलाकों में गए। यहाँ करीब 99% मुसलमान आबादी है। यहाँ बूथ लेवल अफसरों ने कैंप लगाया हुआ है। आने वाले हर वोटर को फॉर्म दिया जा रहा है। भरे हुए फॉर्म जमा किए जा रहे थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। जिसकी दिक्कत थी उसकी मदद की जा रही थी। इसलिए इस कैंप पर पहुंचे ज़्यादातर लोग इंतजाम से संतुष्ट दिखे। बूथ लेवल अफसरों ने बताया कि जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो यहाँ भी लोग डरे हुए थे। इसको लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति थी। लोगों को लग रहा था कि एसआईआर के बाद उनका वोट कट जाएगा, लेकिन जब उन्हें सारी जानकारी दी गई तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कैंप पर पहुंचे लोगों ने भी कहा कि जो बाहरी है या जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम कटना ही चाहिए। लेकिन जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर में सिर्फ मुसलमानों के नाम काट दिए जाएंगे, तो ये गलत है। नाम कट नहीं रहे बल्कि जुड़ रहे हैं। नाम नहीं काटे जा रहे, जो नहीं उनको हटाया जा रहा, जो है उनको ज्वाइन किया जा रहा है। सही है, ज़रूरी है, अच्छा होना है, वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी, बिल्कुल सही और बिल्कुल होना भी ज़रूरी है। क्योंकि मालूम पड़ा ना अपने घर कितने लोग हैं तो सब बाहरी तो कोई नहीं, क्योंकि इतने हादसे हो रहे, इतना सब हो रहा है, अपना लोग सेफ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। सबकी जानकारी मिल गई, सबके फार्म जमा हो गए। एक फार्म मेरा बच्चा रहा, वो जमा करने आए हैं। बहुत ज़रूरी है ये। अब इसमें तमाम ऐसे वोट ख़त्म हो गए हैं, नहीं है, उनकी लिस्टों में नाम आ रहे हैं, उसको कम से कम कट तो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो पूछना था वो पूछ भी रहे हैं, सर बता भी रहे हैं। बाकी तो सब कुछ हो गया, बस 3-4 जने बचे हैं, बस बाकी हो गया है। हम नहीं कह सकते कि काटे जा रहे हैं। हम लोग खुद चाह रहे हैं कि सबसे जुड़ के चले, सबसे जुड़ के चले, सबको सहायता मिले, सब मिल के चले। हम लोग ये चाहते। अगर सरकार ने ये निकाला है तो ये मतलब कि वोट जोड़ने के लिए अगर किसी को वोट काटने का होता तो ये निकालता ना। जो जिनका अधिकार नहीं है, जो इस देश के नहीं है, उनको यहाँ से उनका वोट सही में काटना चाहिए। हमारे घर के 9 लोगों के फॉर्म थे, सबके नाम मिल रहे हैं। हाँ, सबके नाम मिल रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है। दिक्कत समस्या नहीं है। यहाँ जो कैंप लगाया गया है इससे हम लोग को काफ़ी सहायता मिल रही है। जो लोग गलत सलत अफवाहें उड़ा रहे हैं वो गलत है। या जुड़ रहे हैं, नाम कट नहीं रहे हैं, ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत तरीके से कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, ये पूरी लिस्ट साफ सुथरी हो जाएगी आगे के लिए। और ज़्यादातर जिनके नहीं है उनको जोड़े जा रहे हैं नाम, और तो सारा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये लोग बहुत तेज़ करा रहे हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां दूर होनी चाहिए। जिन लोगों की मौत हो चुकी है, जिन लोगों के 2-2 नाम दर्ज हैं, 3-3 वोटर कार्ड बने हुए हैं, जिन घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गए हैं, ये तो कटने ही चाहिए। और मज़े की बात देखिए कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां बताते हैं, इन खामियों को ठीक करने की मांग भी करते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग यही काम शुरू कर रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं। अब ये दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच चल रहा कुर्सी का झगड़ा अब सड़क पर आ गया है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और डीके शिवकुमार अब और इंतजार करने को तैयार नहीं है। शिवकुमार चाहते हैं कि पार्टी हाईकमान ने 2.5 साल के बाद उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया था, टाइम हो गया, वादा पूरा किया जाए। और अब दोनों कैंप बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक शक्ति प्रदर्शन में लगे हैं। कल रात शिवकुमार को सपोर्ट कर रहे 8 विधायकों का एक और ग्रुप दिल्ली आया। पिछले 1 हफ्ते में ये तीसरा मौका है जब डीके शिवकुमार के खेमे के विधायक दिल्ली आए। मैसूरू में डीके को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वोकलिंगा समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन भी किया। गणपति में 101 नारियल तोड़कर डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की दुआ की गई। दूसरी तरफ आज सिद्धारमैया ने भी अपने करीबी मंत्रियों के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग की। आधा घंटा चली इस मीटिंग का मकसद ये मैसेज देना था कि उन्होंने भी अभी हथियार नहीं डाले हैं। आज चिकबल्लापुर में सिद्धारमैया ने साफ साफ कह दिया कि कौन मुख्यमंत्री होगा इसका फैसला बेंगलुरु में कोई नेता नहीं करेगा, ये काम पार्टी हाईकमान का है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जो फैसला करेगी उसको वो भी मानेंगे और डीके शिवकुमार को भी मानना होगा।
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೇಳೋದು. हाईकमान जो भी आदेश देगा हम उसको मानेंगे. हमारे यहाँ हाईकमान है. अगर वो फैसला करते हैं कि मुझे ही बने रहना है तो मैं बना रहूंगा. हाईकमान जो भी फैसला करेगा उसे मुझे और डीके शिव कुमार को भी मानना पड़ेगा. कांग्रेस में कुर्सी को लेकर झगड़ा चल रहा है और बीजेपी इस आग में घी डालने का काम कर रही है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के विधायकों की ही खरीद फरोख्त हो रही है. दोनों खेमे अपने अपने विधायकों को 50 से 100 करोड़ लग्जरी गाड़ियां, फ्लैट्स, इन तमाम ऑफर दे रहे हैं. विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवादी नारायण स्वामी ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक ही पार्टी के अंदर दो खेमे हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं. से रेट के बारे में उनको ही पता है. हम देखा है कोएलिशन गवर्नमेंट बाहर से दूसरे पार्टी मिलके कोएलिशन करते सरकार चलाते, मगर ये कांग्रेस पार्टी उनके बीच में कोएलिशन गवर्नमेंट चल रहा है. एक ही पार्टी में 2-3 ग्रुप बना के उनका साथी ये सभी चल रहा है. ये दूसरा ग्रुप को ये ग्रुप ये अट्रैक्ट करने में, वो ग्रुप को ये ग्रुप अट्रैक्ट करने में हमारा नंबर ज़्यादा है, नहीं हमारा नंबर ज़्यादा है. देखो क्या हाईकमांड बोलते हैं उसके ऊपर हम चलेंगे. मिलने को तोड़ने की कोशिश हो रही है सर, अंदर ही हो रहा है. ये बाहर से होने से दूसरा, ये अंदर ही ये कोएलिशन गवर्नमेंट चल रहा है. मैं कांग्रेस में था ना, तो हमारा बहुत लोग दोस्ती है, तो वो सभी बताता है क्या क्या चल रहा है. बीजेपी के आरोपों पर डीके शिव कुमार भड़क गए. उन्होंने कहा कि सरकार और विधायकों को खरीदने का कल्चर बीजेपी का है, कांग्रेस का नहीं. जब डीके शिव कुमार से सिद्धारमैया के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया की बात ठीक है, हाईकमान जो आदेश देगा उसे वो भी मानेंगे. ये बीजेपी की संस्कृति है. सीएम और सरकार बनाने के लिए कितना खर्च किया गया ये खुद जेडीएस की तरफ से बताया गया. असेंबली में चर्चा हुई, सब रिकॉर्ड पर है. जो उनकी सोच है वो वैसी ही बातें करते हैं. जहां तक हाईकमान का फैसला मानने की बात है तो उनकी बात वेद वाक्य है. सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ने ही बॉल हाईकमान की पाली में डाल दी. इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार से बेंगलुरु में ही डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन बात अब उनके हाथ से भी निकल चुकी है. डीके शिव कुमार उनसे मिलने तक नहीं गए और इसके बाद खड़गे ने कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर लीडर और मंत्री केजे जॉर्ज के जरिए डीके शिव कुमार को मैसेज भेजा कि वो बजट सत्र तक इंतजार करें, सिद्धारमैया बजट पेश कर दें, उसके बाद पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री को लेकर फैसला करेगा. लेकिन डीके ने दो टूक कह दिया है कि अब जुबानी वादे पर भरोसा नहीं करेंगे, हाईकमान उन्हें लिख कर दे कि बजट सत्र के बाद फैसला होगा. झगड़ा बहुत बढ़ गया है और राहुल गांधी इस वक्त भी विदेश में है. मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के लौटने का इंतजार कर रहे हैं. आज खड़गे ने कहा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, अब हाईकमान ही इस झगड़े को सुलझाएगा. मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. जो भी फिलहाल हो रहा है, जो मसला है, उस पर मैं अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहता. आप लोगों का यहाँ सर्दी में यूं खड़े रहना सही नहीं है. जो भी फैसला होगा वो हाईकमान करेगा. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग बेकार में परेशान ना हो. मुझे इससे तकलीफ हो रही है. मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी का अध्यक्ष ये कहे कि इस झगड़े पर पार्टी हाईकमान फैसला करेगा तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या होगी. प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने के बहाने नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा के समर्थन में इंडिया गेट पर नारेबाजी करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में आज 17 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वहीं थाने में प्रोटेस्ट करने के मामले में 5 आरोपियों को 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया, जबकि छठे आरोपी को सेफ हाउस भेजा गया. ये सारे लोग कल इंडिया गेट में कर्तव्य पथ के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे. हालांकि शुरुआत में इन्होंने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और खराब हवा की स्थिति को लेकर के प्रोटेस्ट को अपनी वजह बताया, लेकिन ये लोग अपने साथ नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा का पोस्टर लेकर के भी आए थे. 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर हिडमा पिछले हफ्ते एनकाउंटर में मारा गया था. अब ये लोग हिडमा के समर्थन में नारेबाजी करने लगे. इन्होंने न सिर्फ प्रदर्शन और नारेबाजी की बल्कि पुलिस वालों के ऊपर पेपर स्प्रे भी किया.
साइड में बैठी है, रोड के ऊपर जाम करके हिडमा के समर्थन में और सरकार के खिलाफ ये लोग कल जोर जोर से नारे लगा रहे थे और जब पुलिस का एक्शन हुआ तो सारी बहादुरी निकल गई। जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि हिडमा के सपोर्ट में वहां पे नारेबाजी हुई, पोस्टर लगे, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और जो चिली स्प्रे है वो भी इनके पास से मिला, तो आपको लगता है कि ये गलत है या सही है पुलिस के ऊपर अटैक करना? बता सकते हैं आपको? हालांकि एक प्रोटेस्टर ने इस पूरे मामले को ट्विस्ट करने की कोशिश की। उसने कहा कि प्रदर्शन में शामिल लड़कियों के साथ बदसलूकी की जा रही थी, इसलिए पेपर स्प्रे करना पड़ा। वो प्रोटेस्ट में 1-2 बार गया है, वो इस बार भी गया था। उसके बाद कॉल आया कि लड़कियों के संग छेड़खानी हो रही है, वो फिर दूसरा कॉल आया कि वो ब्रूटली असॉल्ट करके लेके जा रहे हैं। फिर मेरे को कॉल आया कि लॉयर लेके आओ, ये कुछ सीरियस हो गया है। उसके बाद मैं आया हूँ, मैं कल रात से हूँ, लॉयर्स को भी एंट्री नहीं मिली है, कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो हिडमा के सपोर्ट में नारेबाजी करना, पोस्टर लगाना, पुलिस तो ये कार्रवाई करेगी। आप किसी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं ग्रेटर नोएडा का हूँ। डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात कहने का हक है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की भी पूरी आज़ादी है। अब प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने वालों को सपोर्ट किया जाए, पुलिस के ऊपर पेपर स्प्रे किया जाए, इसको कौन सपोर्ट करेगा?